मुझे अपने प्रिपरेशन के बारे में बताएं। मेरे जो स्टार्टिंग फेज था उसमें मैं अपने फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग कर रहा था। मैं जब भी मॉक्स जब भी लगाता था, उसके बाद मेरे अगर कम भी मार्क्स आ रहे हैं तो मैं उसको एक्सेप्ट करता था कि रितेश यहाँ कमी है, आप इस पर वर्क करिए। बिल्कुल। और एनालिसिस करना कितना इम्पोर्टेंट है, मतलब एनालिसिस इज एवरीथिंग इन बैंकिंग। इट्स नॉट अबाउट हाउ मच इंटेलिजेंट, हाउ बिग IQ यू हैव, ऐसा इट्स ऑल अबाउट कि आप कितने कंसिस्टेंट हैं। सपने देखना और इन सपनों को हकीकत में बदलना हम सब चाहते हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए जो हिम्मत चाहिए, जो मोटिवेशन चाहिए, वो कभी कभी डगमगा जाता है। लेकिन जिनके सपनों में जान होती है वो अपनी मंजिल को पा ही लेते हैं। आज मैं आप सभी स्टूडेंट्स से मिलवाने वाली हूँ एक ऐसी पर्सनालिटी को जिसने बहुत मेहनत करी और पहली बार में ही PO का एग्ज़ाम क्रैक किया, जो बहुत स्टूडेंट्स को लगता है कि बहुत मुश्किल है, पहली बार में कहाँ क्रैक हो पाएगा। बट आई हैव समवन जिससे मैं अभी आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, जिन्होंने पहली बार में ही IBPS RRB PO का एग्ज़ाम क्रैक किया, और कैसी इनकी जर्नी रही, सारी चीज़ें बहुत डिटेल में इन्हीं की मुँह ज़ुबानी सुनेंगे। वेलकम रितेश। थैंक यू सो मच मैम। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ, आप कैसी है? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, और आपसे मिलके तो मैं और भी अच्छी हो गई हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। तो शुरुआत करते हैं, आप अपने बारे में थोड़ा सा मुझे भी बताएं और स्टूडेंट्स को भी बताएं। ओके, थैंक यू मैम। आई एम रितेश, मेरा नाम रितेश सिंह है। मैं मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। एंड मेरा जो बैकग्राउंड है, स्टडीज़ बैकग्राउंड, मैंने अपना BTech कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रुड़की साल 2016-2020 में पूरा किया है। उसके बाद मैंने अपना मास्टर्स MTech IIT पटना, बिहार पटना से कंप्लीट किया है। उसके बाद मैंने 1 साल कॉर्पोरेट जॉब में अपने आप को प्रेजेंट किया, एंड फाइनली मैंने परस्यू किया गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन के लिए। एंड नाउ आई एम सिटिंग हियर। बहुत अच्छा लग रहा है आपको यहाँ देख के। लेकिन जैसे मेरे मन में एक क्वेश्चन आ गया, ऐसे और स्टूडेंट्स के भी आ गया होगा कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बाद व्हाई यू डिसाइडेड टू बी अ बैंकर? यस मैम, दैट्स एंड आई हैव वन मोर क्वेश्चन इन दिस कि लाइक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बाद आपने बैंकर बनने का ही क्यों सोचा? आप SSC या बाकी और एग्जाम्स भी होते हैं, आपने उनके बारे में क्यों नहीं सोचा? ओके, तो मेरा जो मैम जर्नी था बिफोर गवर्नमेंट जॉब्स, वो ये था, जब भी मैं अपना कॉर्पोरेट जॉब जो मेरा MNC इंडस्ट्री में मैं परस्यू कर रहा था, उसके जो मेरे वर्किंग आवर्स थे, दैट वाज स्पेसिफिक टाइम जोन। तो मेरा जो वर्किंग आवर्स थे वो लाइक इवनिंग 6 PM टू मॉर्निंग 4 AM था। तो उसको मैं थोड़े टाइम तक सस्टेन कर पाया, बट विद टाइम आई रियलाइज कि मैं बहुत ज़्यादा रिजर्व, आइसोलेटेड एज अ पर्सन बन रहा हूँ, एंड आई थॉट ऑफ चेंजिंग दैट पर्टिकुलर थिंग। उससे पहले मैंने रियलाइज़ किया कि लाइक आई एम जस्ट 24 एट दैट एज, एंड मैंने सोचा कि लाइक दिस इज़ अ परफेक्ट टाइम टू टेक रिस्क इन लाइफ, व्हाई नॉट टू गिव इट अ चांस टू परस्यू व्हाट यू ऑलवेज वांटेड, व्हाट योर पेरेंट्स ड्रीम्ड ऑफ। सो मैंने उनसे बात किया, इन्होंने मुझे एडवाइस किया कि आप सिविल सर्विसेज एग्जाम्स, बैंकिंग एग्जाम्स, SSC एग्जाम्स जो होते हैं, आप उसमें थोड़ा एक्सपोजर कर सकते हो खुद को। एंड मैंने उनकी बात सुनी, एंड उसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज से बेसिकली स्टार्ट किया था। फिर मैंने जब भी उसका फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, जस्ट विद 2 months प्रिपरेशन, मैंने 2023 का सिविल सर्विस का अटेम्प्ट दिया था, मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे एक बैकअप प्लान होना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये इतना बड़ा एग्जाम है, इसको आप ऐसे ही सब कुछ छोड़ के नहीं कर सकते हो। तो मैंने डिसाइड किया कि मेरा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, मैं उसको एक बार फिनिश कर लेता हूँ जून एंड जुलाई में, एंड मैं फिर अगस्त सितंबर से बैंकिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगा। वाई बैंकिंग? बिकॉज जो बैंकिंग की साइकिल होती है वो अगस्त सितंबर से ही स्टार्ट होती है। तो मेरे सामने मुझे गोल्स दिख रहे थे, एंड आई वांटेड टू गो एट देम। बिल्कुल, आपने सही बोला कि ये तो होता है कि 6 महीने के बाद आपके एग्ज़ाम्स, अगर आपने 6 महीने भी तैयारी कर रखी है तो ऑब्वियसली आने वाले 6 महीने में जो एग्ज़ाम्स होंगे उनको आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। इफ़ यू हैव अ गुड स्ट्रैटेजी तो ऑब्वियसली यू कैन डू इट। चलिए, बहुत अच्छा लगा ये जान के, और ये बहुत अच्छी बात है कि ये रिस्क बहुत कम लोग ले पाते हैं लाइफ में। तो आपने ये चीज़ की तो ये काफ़ी बढ़िया बात थी। मतलब ये हमारी पर्सनैलिटी को भी बताता है कि ठीक है, जो आएगा देखा जाएगा। Exactly. चलिए, बहुत अच्छी बात है, ये होना चाहिए हमारे अंदर। तो अब थोड़ा सा आप मुझे अपने प्रिपरेशन के बारे में बताएं, आपने कितने टाइम प्रिपरेशन करी बैंकिंग एग्जाम्स की? ओके, तो मैम मैंने जो प्रिपरेशन स्टार्ट की थी मेरी बैंकिंग जर्नी की, वो सितंबर 2023 से स्टार्ट की थी। मेरे जो स्टार्टिंग फेज़ था उसमें मैं अपने फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग कर रहा था, एंड मैंने अपने फाउंडेशंस इंग्लिश,
आपके प्लेलिस्ट को फॉलो किया था यूट्यूब पे फ्री क्लासेस. मैंने Okay. रीजनिंग के लिए भी फ्री क्लासेस फॉलो की थी, कॉन्ट्स के लिए भी सेम, आई फॉलोड द सेम. एंड उसके बाद मैंने एग्ज़ाम्स को फेस करना स्टार्ट किया. मैंने कभी ये नहीं सोचा कि लाइक एक बार मेरी प्रिपरेशन फिनिश हो जाए फिर ही मैं एग्ज़ाम दूंगा. मेरा ये था कि लाइक मैं एग्ज़ाम फेस करूँगा तो मैं एग्जामिनर की जो रिक्वायरमेंट है उसे समझ पाऊँगा एंड देन मैं उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करूँगा. तो इसी वजह से मैंने जो सितंबर के जस्ट नेक्स्ट मंथ नवंबर में मेरा IBPS PO का एग्ज़ाम था, उसको मैंने फेस किया. मुझे पता था मेरी प्रिपरेशन नहीं है, बट मैं उसमें देखना चाह रहा था कि मैं कहाँ लाए करता हूँ एंड उससे मैं क्या सीख सकता हूँ. उस एग्ज़ाम में मुझसे कोई पजल सॉल्व नहीं हुई रीजनिंग की, मुझसे कोई कॉन्स की DI भी सॉल्व नहीं, बट आई हैड दिस करेज टू फेस दैट एंड इट वॉज वेरी ब्लेसिंग एंड लर्निंग स्टेज फॉर मी. ये बहुत अच्छी बात आपने बोली है रितेश, कि मैक्सिमम टाइम यही होता है कि सब लोग ना सब्जेक्ट पढ़ने में और सिलेबस कंप्लीट करने में रह जाते हैं. मैक्सिमम स्टूडेंट्स में देखती हूँ. ये आपकी बहुत अच्छी बात मुझे लगी कि आपने डे 1 से ही क्वेश्चंस करने चाहे, कंपटीशन को फेस करना चाहा. ये एक बहुत अच्छी, मैं कहूँगी कि एक ट्रेट है एक ऐसे स्टूडेंट का जो सिलेक्शन लेना चाहते हैं आगे आने वाले टाइम में भी, कि आपको ना वेट नहीं करना है कि सिलेबस पूरा हो जाएगा तभी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे. और ये भी आपने बहुत अच्छा, मेरे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर आपने यहाँ पे दिया कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि एक बार सिलेबस पूरा हो जाएगा उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे एग्जाम्स अटेम्प्ट करने की. तो ऐसा नहीं है. आप जब एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं तो मुझे लगता है कि आप ना केवल अपनी नॉलेज को वहाँ पर शो कर रहे होते हैं, बल्कि आप बहुत सारी चीज़ों को कैसे डील करना है ये भी सीखते हैं. आप टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं. मैं हमेशा ही बच्चों को बोलती हूँ कि कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है, ठीक है, कौन सा स्किप करना है, कौन सा करना है, ये सारी चीज़ें भी आपको समझ में आती होती हैं. इसके अलावा वो एग्जामिनेशन हॉल का वो जो माहौल होता है उसको भी आप समझते हैं. अगर आप पहली बार एग्ज़ाम देने जाते हैं पूरी प्रिपरेशन के साथ, तो आप वहाँ 2 चीज़ों से नर्वस होते हैं. एक तो कि पहली बार पता नहीं क्या होगा एग्जामिनेशन सेंटर में, और दूसरा क्या होता है कि पहली बार पेपर भी देने जा रहे हैं तो पता नहीं पेपर कैसा होगा. तो 2 चीज़ों से हम नर्वस हो जाते हैं. एंड दिस इज़ अबाउट साइकोलॉजी, कि हम अंडर प्रेशर, बहुत कम स्टूडेंट्स या बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं. मैक्सिमम स्टूडेंट्स की तैयारी बहुत अच्छी होती है लेकिन पेपर में अच्छा परफॉर्म इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो नर्वस बहुत हो जाते हैं, क्योंकि या तो किसी एग्जामिनर ने वहाँ पर कुछ बोल दिया इसलिए उनका मूड ऑफ हो गया, या वहाँ एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुँचते हुए कुछ ऐसा हो गया कि वो अपसेट हो गए, उन्होंने अच्छा खाया नहीं है, वाटर इनटेक अच्छा नहीं है, कुछ भी हो सकता है. तो आप अगर तैयारी कर रहे हो तो पहले भी अगर बिना तैयारी के भी एग्ज़ाम दे दोगे तो बहुत कुछ सीखने को आपको वहाँ पर मिलेगा. थोड़ा सा और हम आगे चलते हैं कि आपका जो जैसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते होते हैं, एक नंबर ऑफ़ आवर्स फिक्स कर लेते हैं कि 6 घंटे 12 घंटे ऐसे पढ़ना है. आपका मतलब क्या था? ओके मैम, सो मेरी जो स्टडीज़ था वो कभी ऐसे आवर्स वाइज नहीं था कि लाइक मुझे दिन में 5 घंटे या 10 घंटे पढ़ना है. मेरा जो कंफर्ट जोन था वो हमेशा से टारगेट बिल्डिंग एंड टारगेट अचीविंग था. तो मैं अपने हर दिन में एक अचीवेबल टारगेट्स को फिक्स करता था सब्जेक्ट वाइज. मुझे इंग्लिश में वो कैप्स पढ़ने हैं, मुझे रीजनिंग में 2 पजल्स लगाने हैं, मुझे क्वांट्स में एक DI सॉल्व करना है, कुछ अरिथमेटिक क्वेश्चन सॉल्व करना है, एंड बचे टाइम में मुझे GA को रिवाइज करना है. ऐसा करके मैं सारे सब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर कर लेता था एंड मेरा रिवीजन भी होता रहता था साथ में. सच अ ब्यूटिफुल स्ट्रैटेजी, लेट मी टेल यू एज वेल. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. मैक्सिमम स्टूडेंट्स आवर्स के पीछे भागते हैं, 6 घंटे पढ़ लिया मैम, या फिर अभी ये भी रहता है कि ये क्लासेस मैनेज नहीं हो पा रही हैं, टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं. तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्रायोरिटी पे चीज़ों को रखो आप, कि आपके लिए क्या प्रायोरिटी है. जब आप प्रायोरिटी को समझ जाओगे चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली लाइंड अप हो जाएंगी. जैसे कि अभी रितेश ने कहा कि वो कभी ऐसे नहीं पढ़ते थे कि मेरे को नंबर ऑफ़ आवर्स के हिसाब से पढ़ना है. उनका टारगेट है दिन का, उनकी प्रायोरिटी है कि उनको 2 पजल सॉल्व करने ही हैं तो करने ही हैं फॉर श्योर. तो अगर आप भी ऐसे ही चीज़ों को लेकर चलेंगे तो आपकी तैयारी जल्दी और सही समय से अच्छे से हो जाएगी. वेल रितेश, आप इस जर्नी के जो ये अप्स एंड डाउन्स रहते हैं हमारे, कि हम कई बार तो हमें ऐसा लगता है कि हम दुनिया जीत लेंगे, हाईली मोटिवेटेड, मॉक भी लगा लिया, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, बट कई बार क्या लगता है कि वी फील लाइक के गिविंग अप, कि बहुत हो गया यार, डीमोटिवेशन भी हो रहा है. और कई बार तो फ्रेंड्स को देखकर भी लगता होता है कि यार ये कितना अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ. आपके साथ तो शायद ये हुआ भी होगा कि आपके बीटेक फ्रेंड्स रहे हैं, एमटेक में भी आपके फ्रेंड्स रहे होंगे. तो उस प्रेशर को आपने कैसे डील किया? ओके मैम, मैंने हमेशा से रियलाइज़ किया है कि हर इंसान के अपनी लाइफ में अलग प्रायोरिटीज़ होते हैं. उनके हर चीज़ के तरफ जाने का अपना खुद का
प्रायोरिटी प्रेफरेंस होता है। बिल्कुल। एंड जब भी मैंने अपना करियर ही स्विच किया था पूरा इंजीनियरिंग से बैंकिंग की तरफ, तो मैंने लाइक उनसे कभी कंपेयर नहीं किया। लाइक दे वर हैविंग पार्टीज, दे वर एंजॉइंग देयर लाइफ, आई नेवर लुक वेरी मच देयर लाइफ एज ए इंटरेस्ट, बिकॉज मुझे पता था लाइक टुडे मे बी आई एम प्रिपेयरिंग बट टुमारो विल बी माई डे, ऐसा वाला। एंड विद दैट मैंने हमेशा अपने जो भी मेरी कमियाँ थी, मैं जब भी मॉक्स जब भी लगाता था, उसके बाद मेरे अगर कम भी मार्क्स आ रहे हैं तो मैं उसको एक्सेप्ट करता था कि रितेश यहाँ कमी है, आप इस पर वर्क करिए। ऐसा नहीं है कि आप वर्क नहीं करोगे तो इम्प्रूव नहीं होगा। एंड हमेशा से लर्निंग, वो चीज़ों से सीखना, गलतियाँ करना, बार बार गलतियाँ करना, फिर उनसे सीखना, दैट वाज द ओनली थिंग दैट हेल्प मी इन क्वालिफाइंग एग्जाम। गुड, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और ये एक्चुअली ये भी एक ट्रेट है स्टूडेंट्स का कि अगर हम देखो, गलतियाँ तो होंगी, बिना गलती के कोई नहीं सीखता, गलतियाँ सबसे होती हैं, पर गलतियाँ हो जाएं इस पर रोना धोना नहीं है कि हाय मेरे साथ ही क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया। आप अपनी गलतियाँ करते रहो, गलतियों से सीखते रहो, क्योंकि उनसे अच्छा टीचर शायद कोई नहीं होता। बिल्कुल सही बात है ये। अच्छा, अब थोड़ा हैप्पी मोमेंट मैं जानना चाहती हूँ कि लाइक जब आपने देखा अपना रिजल्ट, उस पर लिखा हुआ आपको दिखाई दिया कॉन्ग्रेचुलेशंस रितेश, तो हु वाज दैट फर्स्ट पर्सन जिनसे आपने शेयर करी ये बात कि ये हुआ, क्या था मतलब वो? सो दिस पर्टिकुलर मोमेंट इज़ वेरी फ्रेश इन माई माइंड, एंड वो हमेशा शायद मेरे साथ रहेगा। तो जब भी लाइक मैं रेडी था कि लाइक अराउंड 10 AM 1 जनवरी 2025 को अराउंड 10 AM रिजल्ट आने वाला है, एंड अपना लैपटॉप लेके रेडी था लाइक अराउंड 9:30 से, एंड उस लिंक को रिफ्रेश कर रहा था। एंड जब भी फाइनली मेरा जब भी लॉग इन पासवर्ड डालने के बाद जब मैंने एंटर किया, मुझे वो सामने दिखा मैंने बस अपना नाम देखा, मैंने स्टार्टिंग में देखा वी आर ग्लैड, वो बस मैंने 3 वर्ड्स पढ़े, एंड एंड में देखा यूपी प्रथमा ग्रामीण बैंक, दैट वाज इट। मैंने लैपटॉप को साइड रखा, आई क्लोज माई आइज, आई टुक अ डीप ब्रेथ, एंड अपनी मम्मा के पास गया, वो भी उस टाइम किचन में थी, कुछ तो वो कर रही थी, आई डोंट रिमेंबर, बट उनके पास गया, आई जस्ट ओपन माई आर्म्स एंड आई जस्ट हग हर टाइटली, and I just said, "Mama, मुझको प्रथमा बैंक मिल गया है." And she was the happiest person on that planet at that moment, and she is happy. Actually, ये बहुत बड़ा मोमेंट होता है हमारे पेरेंट्स के लिए, क्योंकि जब से एक बच्चा छोटा होता है तब से बड़े तक वो पेरेंट्स के ख्वाब होता है कि बच्चा हमारा सेटल हो जाना चाहिए, एंड फाइनली इतना बड़ा अचीवमेंट, तो ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। तो ऑब्वियसली शी मस्ट बी द हैप्पीएस्ट पर्सन, अभी भी शी इज़ एक्चुअली। अब इसी बात पे मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा जो उन्होंने मुझसे बोली थी इस पर्टिकुलर मोमेंट के बाद। उन्होंने मुझसे बोला था, बेटा मैं अभी तक एक अफसर की वाइफ थी, अब मैं एक अफसर की मम्मा भी बन गई। सो स्वीट, सो स्वीट, सो ग्रेट। ये एक्चुअली ये बड़ी चीज़ है, और ये मुझे लगता है कि हम भी यही सुनना चाहते हैं हमारे पेरेंट्स से, नहीं क्या? मतलब हमारा जो मोटिवेशन होता है वो यही होता है कि आज ठीक है, पेरेंट्स कई बार डांट भी देते हैं, बट वो हमेशा से, हमें भी पता है कि वो हमारे लिए हमेशा बेहतर ही चाहते होते हैं। लेकिन जब हम उस मोमेंट, मतलब उस फेज़ में पहुँचेंगे अपनी लाइफ के जहाँ हम सक्सेसफुल होंगे और हम अपनी सक्सेस को उन्हें बताएंगे, तो हम हर एक, मतलब मैं सोचती हूँ हर एक बच्चे ने ना वो चीज़ विजुलाइज करी होगी, वो एक हमारे बैक ऑफ द माइंड में रहते हैं कि जब ऐसे होगा तो मम्मी क्या रिएक्शन देंगी, मम्मा का क्या रिस्पॉन्स रहेगा, पापा का क्या रहेगा। तो वो चीज़ें हमारे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर रहती हैं, और मेरे लिए तो था, मतलब आई वॉज लाइक दिस कि मैं इमेजिन करती थी कि मैं मम्मी को बताऊँगी तो कैसा आएगा, क्या उनका रिस्पॉन्स रहेगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ रहती है, और ये मोटिवेशन भी हमारे लिए होता है, बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है कि पेरेंट्स अगर, मतलब हमारी पेरेंट्स की आंखों में अगर हमारी सक्सेस के आंसू हैं तो ये बड़ी चीज़ है, ये हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट होता है, ये बड़ी चीज़ होती है। ऑल राइट, और एक चीज़ और फिर अभी मेरे दिमाग में इसी से आ रहा है क्वेश्चन कि आपकी इस जर्नी में एक जब हम कुछ बड़ा करते हैं तो हमें एक मॉरल सपोर्ट ज़रूर चाहिए होता है। तो कौन था वो पर्सन जिसने आपको मॉरली सपोर्ट किया अप्स एंड डाउन्स में? और कई बार ऐसा हुआ होगा कि डीमोटिवेशन आपको हो रहा है, बट स्टिल आपको लगा कि लाइक आप कर सकते हैं, तो कौन वो एक पीछे आपकी एनर्जी थी, वो सोर्स थी जिसने आपको हमेशा मोटिवेट किया? ओके मैम, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो मेरी मोटिवेशन थे हमेशा से मेरे पेरेंट्स थे। उन्होंने कभी मुझ पर कभी डाउट नहीं किया, उन्होंने हमेशा मुझ पर ट्रस्ट किया कि हाँ हमारा बेटा कर लेगा, वो बहुत जल्दी सीख के चीज़ें अच्छा करेगा। और उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि लाइक तू, तेरा ये एग्ज़ाम नहीं होता, तू ऐसा नहीं कर सकता। लाइक दे ऑलवेज सपोर्टेड मी, एंड अलॉन्ग विद दैट मेरे साथ एक पार्टनर था एज अ स्टडी पार्टनर, एंड उनके साथ मैंने एक गूगल शीट शेयर किया हुआ था। तो हम लोग एक दूसरे के लिए टारगेट्स असाइन करते थे दिन के, एंड हम एक दूसरे को डांटते थे कि लाइक तुमने ये क्यों नहीं किया या ये क्यों रह गया।
एंड उस सब स्टडीज़ के बाद वीकली हम लोग वीक एंड में संडेज़ को एक जूम मीटिंग रखते थे कि लाइक मॉक्स में क्या दिक्कत आई, मॉक्स में ये कैसे सॉल्व किया, एक दूसरे को हेल्प करना. सो दिस वॉज अ ग्रेट थिंग दैट वी सपोर्टेड ईच अदर. ये बहुत अच्छी बात है. दैट वॉज अ गुड थिंग. ये सी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मैक्सिमम टाइम्स जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि हम प्रिपेयर कर रहे हैं पर अपनी गलतियों को हम नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि शायद वो तरीका हमने सीखा ही नहीं है. पर ये जो तरीका आपने बनाया ये बहुत अच्छा था. इससे आप एक दूसरे की गलतियां बता पा रहे थे सो दैट कि आप भी इम्प्रूव करें, आपका फ्रेंड भी इम्प्रूव करे. तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इनफैक्ट मैं हमेशा ही आप लोगों को बोल रही होती हूँ कि आप जो भी मॉक लगा रहे हैं, जो भी कुछ भी अगर आप कर रहे हैं तो उसको आप एक बार एनालिसिस करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ये लेकिन थोड़ा टफ हो जाता है कि सेल्फ पहले तो मॉक लगाओ फिर सेल्फ एनालिसिस भी करो, तो वो थोड़ा टफ हो जाता है. पर ये तरीका अच्छा है, आप लोग भी अपना सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ. इस चीज़ के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. खुद की आंखों से हम लोग एक वो चीज़ नहीं देख पाते, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बट वो दूसरा इंसान ना कुछ दूसरा पॉइंट जरूर बताएगा आपको उसको वर्क करना रहेगा. एंड उसका आइडिया बहुत अच्छा हो सकता है जो आप मिस कर रहे थे एक बहुत लंबे टाइम से. तो शायद वो लोग जो लाइक साल 2 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, कहीं वो गलतियाँ कहीं वो कमियाँ हैं, तो लाइक मे बी उनका कोई स्टडी पार्टनर हो ऐसा उनको हेल्प कर सके, सजेस्ट कर सके. बिल्कुल. और एनालिसिस करना कितना इम्पोर्टेंट है, मतलब analysis is everything in banking. It's not about how much intelligent, how big IQ you have ऐसा. It's all about कि आप कितने consistent हैं, आप दिन भर में कितना उसी चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हैं बिना बोर हुए या मेरा मन नहीं कर रहा. ऐसा कभी नहीं आना चाहिए. आपको मेंटली प्रिपेयर आना चाहिए कि वही चीज़, वही वोकैब, वही पजल्स, वही DIs आपको सॉल्व करने हैं. उसी एक GA की मंथली मैगजीन को आपको 10-10 बार रिवाइज करना है. एंड उसमें आपको इंटरेस्ट आ जाता है धीरे धीरे. एंड वो जो एनालिसिस होता था उसमें हमेशा ऐसा होता है कुछ लोग जस्ट मॉक के बाद मॉक सॉल्व करने लग जाते हैं. उनको बस ईगो पे लग जाते हैं कि यार हमारे मार्क्स 50 क्यों रह गए, 55 क्यों रह गए, 60 क्यों रह गए, हम तो यार 70 एक्सपेक्ट कर रहे थे. बट वो 70 तभी आएगा जब आप उस 50 वाले मॉक में वो जो कहीं 20 नंबर की वो जो गलतियाँ रह गई थी जो आप कर सकते थे उसको आप एनालाइज करो, सॉल्व करो, मल्टीपल टाइम सॉल्व करो. मैं हमेशा से एक मॉक को मैम एटलीस्ट 4 to 5 बार तो मैं उसको बार बार खुद से सॉल्व करता ही था विद टाइमर एंड ऑल्सो इन री अटेम्प्ट मोड, जिससे मुझे मेरी गलतियाँ और जो मेरी वीक पॉइंट्स थे उनको मैं एनालाइज करके उन पर मैं इम्प्रूव किया था. गुड. अच्छा, ये भी रहता है कि स्टूडेंट्स ना मतलब ऐसा होता है कि बच्चे, हम जैसे मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट आ रहा है तो मैथ्स मेरा स्ट्रेंथ वाला पार्ट है, ठीक है, कि मैथ्स में मैं अच्छा भी हूँ, मैं अच्छा अटेम्प्ट कर लेता हूँ. तो मैथ्स क्योंकि मेरा स्ट्रेंथ वाला सब्जेक्ट है तो मैं उसी में बार बार प्रैक्टिस करता रहूँगा क्योंकि मुझे इंटरेस्ट आ रहा है. इंग्लिश अगर मेरे इंटरेस्ट का नहीं है तो मैं नहीं करूँगा. ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं. बेसिकली स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात मैं करना चाह रही हूँ. तो इस चीज़ को हमें कैसे मैनेज करना चाहिए एज अ स्टूडेंट? आपने भी किया होगा ऑब्वियसली. मेरे पर्सनल लेवल पे भी ये मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था. क्योंकि जब मैंने बैंकिंग जर्नी स्टार्ट की थी मेरी हमेशा से इंग्लिश एज अ स्ट्रॉन्गर साइड रहा था. बिकॉज मैंने अपने M.Tech के टाइम पे मैंने काफ़ी रिसर्च पेपर्स, लिटरेचर सर्वे और राइटिंग्स वगैरह में पार्टिसिपेट किया था बिग टाइम में. तो उसमें मुझे कभी कॉम्प्रिहेंशन और ऐसे में दिक्कत नहीं रही थी. बट मेरा जो वीक पॉइंट था, बोल सकते हो जिसको, जो वीक सब्जेक्ट था वो हमेशा से क्वांट्स था. बिकॉज हमारा जो क्वांट्स होता है बैंक का वो एप्लीकेशन पे ज़्यादा फोकस करता है. तो जैसे ही मैंने फर्स्ट IBPS PO दिया, उसके बाद SBI PO मेरा बस 5 मार्क्स से रह गया था. फिर मैंने SBI क्लर्क दिया जिसका मेरा प्री हो गया था. एंड मेरा SBI क्लर्क मेंस मेरा 10 मार्क्स से रह गया था. तो वो जो मेरी फेलियर्स थे उसको मैंने ये नोटिस किया कि लाइक मेरा जो क्वांट्स हैं उसमें अगर मेरे बहुत बिलो एवरेज मार्क्स हैं, अगर वो एवरेज भी हो जाएंगे तो आई बी एट पार, मैं अच्छे से क्वालिफाई कर लूँगा. तो वो रियलाइजेशन, वो आपको नोटिस करना कि आपके 2 सब्जेक्ट्स तो लाइक अबव एवरेज हैं बट एक बहुत ज़्यादा नीचे है, तो आप उस पर वर्क करिए. बिकॉज जो इंप्रूवमेंट होगा वो 20-25 मार्क्स का उस सब्जेक्ट में ज़्यादा होगा. आप इन सब्जेक्ट पे वर्क करेंगे तो आप हार्डली 2-3-5 मार्क्स में ही आप इम्प्रूव कर सकते हो. बट 25 इज़ अ बिग मार्जिन टू वर्क ऑन. तो दैट वाज द थिंग. बिल्कुल सही आपने बोला रितेश. और ये आप सभी के लिए भी है कि देखो, कोई सब्जेक्ट तो ऑब्वियसली ऐसा होगा जिसमें आप स्ट्रॉन्ग होंगे, कोई सब्जेक्ट ऑब्वियसली ऐसा होगा जिसमें आप नहीं होंगे. पर आपको सब में बैलेंस बना के ही चलना है. ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट को बिल्कुल ही अगर आप इग्नोर कर रहे हैं तो फिर वो ऑब्वियसली बैकफायर करेगा. तो ऐसा नहीं करना है आपको. अब थोड़ा सा चलते हैं. मैं हमेशा मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. रिवीजन अगर आप नहीं कर रहे हैं तो समझिए कि आप अपनी ही मेहनत पे पानी फेर रहे हैं. क्या रिवीजन आपके लिए इम्पोर्टेंट रहा?
Ma'am, revision was the everything for me when Okay. it comes to vocabulary. Because मैम इंग्लिश मैंने कभी एज अ सब्जेक्ट उसको परस्यू नहीं किया, वो हमेशा से मेरे लिए एज अ लैंग्वेज था. एंड उस लैंग्वेज में आप लाइक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आप टेंसेस का यूज़ आप सीख जाते हो उसको, तो एज अ साइकिल चलाना होता है. एक बार सीख गए आप तो आप उसको लाइक इंस्टिंक्ट के साथ सॉल्व कर सकते हो. बट कुछ वर्ड्स होते हैं उनको तो आपको मेमोराइज करना ही रहेगा. एंड उसके लिए लाइक वन स्टॉप सोल्यूशन था वाओ वो क्या. प्लीज़ डू वॉच वाओ वो क्या. एंड लाइक सीरियसली मैम, आपका जो चीज़ों को परस्यू करने का उसमें है वाओ वो कैब में, लाइक आप बहुत स्टूडेंट फ्रेंडली कराते हो. आप ऑल वीक वर्ड्स आपने सेलेक्ट करके करा दिए, उसके बाद आप वीकेंड्स पे उसको जब रिवीजन कराते हो तो वो जो लाइक लास्ट मंडे लास्ट ट्यूसडे वाले जो वर्ड्स थे वो दोबारा से मेमोराइज होते हैं, हमारे सामने आते हैं. तो वो एक रिवीजन होता है, वो हमें हमेशा बस जाते हैं फिर हमारे अंदर वो वर्ड्स. एंड फिर हम जब उसको मॉक में देखते हैं, अरे यार ये तो मैम ने कराया था, तो वही वर्ड है, तो बस वो आसम हो जाता है वो वाला मोमेंट. तो रिवीजन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट मैम. पजल्स को आप हमेशा रिवाइज करो. मेरे पर्सनल लेवल पे ये था कि जो मेरा आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम था, मेंस का एग्ज़ाम, उस एग्ज़ाम से पहले मैंने लाइक एक मिस्टेक की थी जो मैं स्टूडेंट्स लोगों को बोलना चाहूँगा कि लाइक आप प्लीज़ रिपीट मत करना. वो ये था कि लाइक मैंने एंड टाइम पे 15 days to 1 month मैंने बस जनरल अवेयरनेस पे फोकस किया, मल्टीपल टाइम्स करंट अफेयर्स को रिवाइज करना. एंड दैट वाज माय ओनली कंसर्न. बट मुझसे ये गलती हुई कि लाइक मैंने अपने क्वांट्स और रीजनिंग जो इतने हैवी वेटेज के सब्जेक्ट्स होते हैं उनको मैंने लाइक बहुत छोड़ दिया था. उनको मैं इतना रिवाइज नहीं कर रहा था उनको. एंड उसी वजह से शायद मेरे रीजनिंग में शायद सिंगल डिजिट में मार्क्स आए थे आरआरबी एग्जाम में. तो दैट वाज अ मिस्टेक आई मेड एंड आई डोंट वांट आप लोग उसको रिपीट करो. प्लीज़ अपने सब्जेक्ट्स को एग्ज़ाम से लाइक 1-2 दिन पहले तक भी हमेशा कंटिन्यू रिवीजन में रखिए. बिल्कुल, रिविजन सब सब्जेक्ट्स का इम्पोर्टेंट होता है. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट रिविजन, इट इज़ नॉट स्पेसिफिकली कि मैं इंग्लिश की ही बात कर रही हूँ. आपको रीजनिंग, कॉन्स, जीए, इंग्लिश, हर एक सब्जेक्ट में हर एक कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते रहना है बैक टू बैक. अच्छा, अब थोड़ा सा लाइक पढ़ाई वाली बातों से थोड़ा सा अलग चलते हैं. जब जैसे आपने जब सोचा होगा कि आपको एक बैंकर बनना है, किसी से शेयर करा होगा फॉर श्योर, फ्रेंड्स से करा होगा, और आपको ये भी था कि मतलब सबको ये रहता है कि मेरे को निकालना है पहली बार में, क्योंकि मैं इसको लंबे टाइम तक नहीं खींचना चाहता इस कंपटीशन को. अभी अच्छे से पढ़ूंगा और जल्दी से सिलेक्शन ले लूँगा. तो क्या आपसे कभी किसी ने ये कहा कि पहली बार में कौन निकाल लेता है पेपर, पहली बार में थोड़ी ना पीओ का पेपर निकलता है? ऐसा कभी हुआ कुछ ऐसा? जी मैम, हमेशा ऐसे लाइफ में ज़रूर लोग आते हैं जो लाइक आपको हमेशा नीचे पुल करने की कोशिश करते हैं. लाइक आपको हमेशा से रियलाइज़ होना चाहिए कि लाइक आप एक इंडिविजुअल हो, आपकी अपनी खुद की आइडेंटिटी है. आप खुद पे ट्रस्ट करिए, आप खुद के प्रोसेस पे ट्रस्ट करिए, बिकॉज आपको आपसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं जानता है. वेरी ट्रू. एंड जब आप खुद पे भरोसा करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि लाइक फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम थर्ड टाइम डजेंट मैटर, आप अपना बेस्ट दीजिए तो ज़रूर फर्स्ट टाइम में निकलेगा. एंड मैंने सच में अपना बेस्ट दिया था आफ्टर दैट एसबीआई क्लर्क फेलियर. एंड उन लेसन्स के बाद मैंने क्वांट्स में बहुत वर्क करने के बाद होपफुली मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में आरआरबी पीओ पहला एग्जाम साल का. अच्छा, इसके पहले कितने आपके एग्जाम में फेलियर रहे? कौन कौन से एग्जाम में आप अपीयर हुए थे? तो मैम जब भी मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी सितंबर 23 में, उसी के जस्ट तुरंत बाद ही 20-25 दिन बाद ही मैंने आईबीपीएस पीओ का एग्ज़ाम दिया था. मुझे पता था लाइक मैं ज़्यादा कुछ तो करके नहीं आऊँगा, बट मुझको बस उसका एक्सपोजर चाहिए था. मुझे वो एटमॉस्फेयर था, उसका प्रेशर को सोक करना था अपने अंदर कि वो मुझे बाद में दिक्कत ना करे. एंड मैं उन्हीं चीज़ों के लिए एग्ज़ाम देने गया था. आईपीएस पीओ मैंने दिया, उसके बाद मुझे उसमें एक भी पजल सॉल्व नहीं हुई, एक भी कुछ भी नहीं हुआ उसमें मुझसे. बट मैंने उसमें सीखा कि हाँ एग्ज़ाम एटमॉस्फेयर क्या है. उसके बाद एसबीआई पीओ दिया. वो जो आपने मैम डिस्कस की बात की, कोई आपसे इन्विजिलेटर कुछ बोल देता है. मैम मेरे पास इन्विजिलेटर्स 3 बार साइन कराने आए थे मेरे ड्यूरिंग दैट पीओ प्री एग्ज़ाम. तो मेरा वहाँ कुछ टाइम, बट मैंने ये चीज़ सीखी कि लाइक कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर होती हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं. आप तो बिल्कुल भूल जाइए उनको, आप बस अपना बेस्ट दीजिए. उसके बाद मैंने एसबीआई क्लर्क दिया, उसमें मेरा प्री हुआ था क्वालिफाई. मेरा क्लर्क मेंस, एसबीआई क्लर्क मेंस 10 मार्क्स से रह गया था. एंड फिर तो मैंने डिसाइड कर लिया कि रितेश तुम अच्छे पाथ पे अच्छे प्रोग्रेस से जा रहे हो, अगला एग्ज़ाम तो तुम निकाल दोगे अच्छे से, बस अपना बेस्ट देना. ये बहुत अच्छी चीज़ है, और इससे हम ये सीखेंगे कि देखो सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर आपको दिख रहा है कि ये चीज़ मेरे लिए है और ये डूएबल है मेरे लिए, मैं कर सकता हूँ इस चीज़ को, तो सबसे पहले ना खुद को विश्वास दिलाना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. और ये
बहुत अच्छा लगा मुझे ये सुन के कि आपने ये खुद से कहा कि भाई मैं कर सकता हूँ इस चीज़ को, जब मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो मैं ऑब्वियसली अब यहाँ से तो मैं बैकआउट नहीं करने वाला। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हम कॉन्फिडेंट रहें। मैं हमेशा ही आप लोगों को बोल रही होती हूँ कि छोटे मोटे फेलियर्स आते रहेंगे लाइफ में, वो हमें सिखाने के लिए होते हैं। कई बार डिमोटिवेशन भी होगा, कई बार ऐसा लगेगा कि शायद मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ लाइफ में, बट वो सब आपको आपके गोल की तरफ लेके जा रहे होते हैं। ये दिस इज़ द पाथ, दिस इज़ द जर्नी, ऐसी ही है ये, इसमें इतने सारे अप्स एंड डाउन्स रहेंगे ही फॉर श्योर, राइट। तो इस चीज़ को आपको समझना चाहिए। एंड एक और क्वेश्चन, आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर किसने किया, मतलब हमेशा लाइफ में, लाइक ये जर्नी में नहीं केवल, आपकी पूरी लाइफ में कौन ऐसा पर्सन था जिसने आपको खूब इंस्पायर किया या मोटिवेटेड रहे आप उनको देख के? ओके मैम, सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कोई मुझसे ये क्वेश्चन ऐसा पर्सनल लेवल पे पूछ रहा है, एंड मैं बहुत हैप्पी हूँ दैट आई एम शेयरिंग दिस इंसिडेंट। तो आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी लकी दैट आई हैड, कि मेरे पास ये एक प्रिविलेज था वो लैब शेयर करने का। सो मेरा जो सुपरवाइज़र थे मेरे एमटेक में, वो मेरे लाइफ लॉन्ग गुरु हैं, एंड उनके मैसेजेस मेरे साथ हमेशा रहेंगे। उन्होंने जो मुझे सिखाया कि फेलियर्स को कैसे एक्सेप्ट करते हैं, चैलेंजेस को कैसे टेक ऑन करना होता है, कोई लाइफ में आप प्रोक्रेस्टिनेशन से कैसे बचते हो, एंड कोई चीज़ आपको लगती है कि ये आपके कंफर्ट जोन से ज़्यादा जा रहा है, तो उस कंफर्ट जोन को एक्सटेंड करना, पुश करना, हाँ बोलना चैलेंजेस को, वो मैंने उनसे सीखा था। उनका हमेशा एक सेंटेंस था, उन्होंने मेरे फर्स्ट रिसर्च पेपर पब्लिश होने के बाद मेरे से लाइक हैंड ऑफर किया था, लाइक ही शुक माई हैंड, एंड उन्होंने मुझे बोला था रितेश तुम अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो, जस्ट यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड। उन्होंने मुझे बस बोला था रितेश तुम थोड़ा डिसिप्लिन्ड हो जाओ, तुम बहुत ज़्यादा कुछ अचीव कर सकते हो अपनी लाइफ में। वो थोड़ा सा कम इसलिए हो जाता है कि तुम थोड़े इनडिसिप्लिन्ड हो, एंड मैंने उस दिन के बाद से वो डिसिप्लिन वर्ड अपने अंदर संभाल लिया था, एंड बस दैट्स द ओनली थिंग। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि कई बार ना हम खुद अपनी क्वालिटीज़ को, अपने पोटेंशियल को हम नहीं जान पाते, हमें नहीं पता होता कि हम क्या लाइफ में कर सकते हैं। बट अगर कोई एक्चुअली ऐसा अच्छा थर्ड पर्सन है जो हमारी क्वालिटीज़ को, हमारे पोटेंशियल को समझ के हमें इस तरीके से मोटिवेट करे, तो यू नेवर नो कि कब वो बूम हो जाए। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये एंड नहीं है रितेश, अभी हम आपको और आगे तक बहुत आगे ग्रो करते हुए देखना चाहते हैं लाइफ में। ये सिर्फ एक माइलस्टोन है आपकी जर्नी का, आपकी सक्सेस की जर्नी का। अभी आपको बहुत आगे तक जाना है, बहुत ग्रो करना है लाइफ में, बिकॉज आई कैन सी दैट, मतलब आई हैव दैट सेंस के ये तो नहीं, अभी बहुत कुछ और आप ऐसा है जो लाइफ में आप डिज़र्व करते हैं। एक और भी क्वेश्चन आता है, मतलब स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से मैं इस चीज़ को पूछ रही हूँ कि जैसे हम पढ़ाई करना शुरू करते हैं, ठीक है, चीज़ों को, कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं। जैसे एज अ टीचर मैं इस चीज़ को ऑब्जर्व करती हूँ कि बच्चा पढ़ाई करना शुरू करता है, वो कॉन्सेप्ट्स को सीखता है, समझता है, और उसको लगता है कि ओके अब मैम ने समझा दिया, मुझे समझ में आ गया, एंड दैट इज़ इट, हो गया। तो क्या ये हमारा क्रैक कोड है, इससे हम चीज़ें क्रैक कर सकते हैं, एग्ज़ाम ऐसे हम कर सकते हैं क्रैक? लाइक आई डोंट थिंक वो बहुत स्पेशल लोग होते हैं जो बस एक बार मैम ने बोला और वो उनको 100% फॉलो कर रहे हैं। एंड इन एग्ज़ाम्स, लाइक बैंकिंग एग्ज़ाम्स में आपको जो बोला है, लाइक सक्सेस मंत्रा है कि कंसिस्टेंट रहना है, तो आप ऐसा करिए कि लाइक जो किसी की आप क्लासेस फॉलो कर रहे हैं, किसी फैकल्टी की, उनकी आप मॉर्निंग में जो क्लास देखते हो उसको ही रिवाइंड में आप इवनिंग में एक बार देखिए एज अ रिविजन, एंड वो जो क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं उसको आप पहले खुद अटेम्प्ट करिए, फिर देखिए कि मैम या सर का अप्रोच क्या था, एंड जब भी आप उसको अलाइन करते हो, आप उसको देखते हो कि सर हाँ ये ऐसे सॉल्व कर रहे हैं और मेरा भी अब सॉल्यूशन ऐसे आ रहा है, तो यानी आप सीख रहे हो। बिल्कुल, यानी वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये एक्चुअली ये क्वेश्चन कहाँ से आया, क्योंकि मैक्सिमम टाइम जब बच्चे सिलेबस पूरा कर रहे होते हैं, क्योंकि वो कॉलेज से आए हैं, तो उनको यही, मतलब एक ऐसे पैटर्न सीखा है ना हमने स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कि इतना सिलेबस था, हमने पढ़ लिया, एंड ओके अब हमें समझ में आ गया, तो दैट इज़ इट, हम अपने हिसाब से चीज़ों को कर देंगे। बट कंपटीशन का जो क्वेश्चंस पूछने का तरीका है, कंपटीशन में जिस लेवल पे हमसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है जैसे स्कूल में और कॉलेज में हमसे होता है। तो बच्चा तो वहीं से निकल के आया, उसके दिमाग में तो यही रहता है कि ओके समझ आ गया, मैम ने समझा दिया, सर ने समझा दिया, हमें समझ आ गया, एंड दैट इज़ इट, वी डिड इट। बट ऐसा नहीं होता। मैं तो हमेशा आप लोगों को बोलती होती हूँ कि आपकी जर्नी वहाँ से शुरू होती है जी। यहाँ तो टीचर का काम था, उसने आपको सपोर्ट किया, चीज़ों को सिखाया, अब आपकी जर्नी यहाँ से आगे शुरू होगी। नाउ यू हैव टू टेक ऑन, राइट। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैम एक गुड स्टूडेंट वही होता है जो हम अब हमारे गुरुज को या हमारे टीचर्स की बातों को फॉलो करता है, एंड वो दिल से फॉलो करता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है।
क्योंकि आपके जो टीचर है ना वो उस फेज से गुजरे हैं, उन्होंने वो फेलियर्स देखे हैं, उन्होंने वो जर्नी एक्सपीरियंस करी है खुद से, तो वो जानते हैं कि हाँ कहाँ आप ड्रॉप करोगे, कहाँ आपकी गलती होगी, कहाँ आप डीमोटिवेटेड रहोगे, कहाँ आपको अच्छा फील होगा, तो वो सारी चीज़ों से अच्छे से रेजोनेट करते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपके टीचर आपको कुछ कह रहे हैं तो वो ऐसी कुछ भी नहीं कह रहे हैं, वो उन्होंने खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया हुआ है और वो नहीं चाहते कि आप आगे आने वाले टाइम में कुछ फेलियर फेस करें या कुछ भी प्रॉब्लम फेस करें, इसलिए वो आपको पहले से गाइड करते हैं। तो एक अच्छा स्टूडेंट भी वही होता है जो अच्छे से सुन ले सारी चीज़ें और फॉलो भी करे। सिर्फ सुनना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, फॉलो करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जीक्यूट करना वो प्लान्स को बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब स्टूडेंट्स के साथ आप क्या इम्पॉर्टेंट टिप्स ट्रिक्स शेयर करना चाहेंगे जो उनकी जर्नी में बहुत बहुत हेल्पफुल रहेंगे? मेरे लाइफ में जो मेजर सेटबैक था वो SBI क्लर्क मेंस एग्ज़ाम था। मुझे एक होप थी कि लाइक मैंने अभी सफिशिएंट प्रिपरेशन कर ली है, लाइक 7-8 मंथ्स, कि मैं कर सकता हूँ अब। बट जब भी मेरा उसका एग्ज़ाम 10 मार्क्स से रह गया था, 10 मार्क्स इज़ अ ह्यूज मार्जिन, देन आई रियलाइज़ कि लाइक समथिंग इज़, कुछ कमी है। उसके बाद मैंने बस ये रियलाइज़ किया, महसूस किया कि रितेश बस करना है, हो जाएगा, बस तुम यहाँ तक आ चुके हो, सामने तुम बस दरवाज़ा दिख रहा है, उसको बस ओपन करना है, इतना ही है। तो वो जो टाइम था मार्च अप्रैल मई जून वाला, उसमें मैंने बस सब कुछ छोड़ के बस रिवीजन पे फोकस किया था मैम। मैंने बस ये डिसाइड किया कि लाइक आई एम जस्ट अ ब्रेक थ्रू अवे, बस दिस इज़ द मोमेंट। वो कभी गिव अप नहीं करना कि लाइक ठीक है इतनी मेहनत की थी, इतना पास अगर फिर भी नहीं हुआ, एक बार और करो, इस बार ज़रूर होगा। एंड वो सच में होता है, एंड वो हुआ मैम। ये बहुत बहुत पावरफुल वर्ड्स हैं ये एक्चुअली ऐसा है कि क्योंकि जब हम ऐसे इस फेज़ में होते हैं ना गिव अप करने वाले, तो इट इज़ नॉट ओनली यू, इट इज़ ऑल्सो कि आपकी जो सराउंडिंग है ना, उस समय जो माहौल बना हुआ है वो भी कहीं ना कहीं आपको मतलब आपका ना टेस्ट होता है ना, लास्ट वाला टेस्ट होता है ये। तो इट इज़ नॉट ओनली कि आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो रही है, आप नहीं कर पा रहे हो, आपके आसपास का माहौल भी कुछ ऐसा ही आपको समझाने की कोशिश करेगा कि ठीक है भाई गिव अप कर दो, बट इट इज़ योर दैट विल पावर, वो डिटर्मिनेशन उस समय दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ठीक है सब मेरे अगेंस्ट है ना, ओके फाइन, कि नहीं सब कह रहे हैं कि नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, यही तो टाइम है कि मुझे प्रूफ करके दिखाना है। तो ये रियलाइज़ करना उस समय बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आपको लगे ना कि सारी दुनिया आपके अगेंस्ट हो रखी है, कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, या फिर आप गिव अप करना चाहते हैं और बाकी लोग भी चाहते हैं कि हाँ भाई हो जा फेल, छोड़ दे इस तैयारी को, कर दे अपनी मेहनत पे, ख़राब कर दे 4-5 साल की या महीने की जो भी करी है आपने, तो उसी समय आपको ये खुद को बताना है कि नहीं, मैंने गिव अप करने के लिए जर्नी शुरू नहीं करी थी, ठीक है, तो मुझे डेस्टिनेशन तक पहुंचना ही पहुंचना है। तो कुछ और ऐड करना चाहेंगे आप रितेश? दैट्स क्वाइट इट मैम, बिकॉज मैं बस यही मैंने रियलाइज़ किया है कि सबकी जर्नी अपनी खुद की इंडिविजुअल, स्पेशल, डिफरेंट, अलग होती है। बिल्कुल। एंड उसको आपको महसूस करना है, कभी दूसरे से कंपेयर नहीं करना कि अगर वो अच्छा कर रहा है, कर रही है, तो मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। बिल्कुल। अगर आप भी अच्छा कर रहे हो, दूसरा अच्छा नहीं कर रहा, तो आप उसकी हेल्प करिए। आप कभी ऐसा नहीं कहिए कि यार मेरा कंपटीशन कम हो जाएगा अगर मैं उसकी हेल्प नहीं करूँगा, तो ऐसा सेल्फिशनेस कभी आपको लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देगा। अगर आप किसी की कहीं भी, नॉट इन एजुकेशन, नॉट इन किसी एग्जाम, आपको कहीं कोई इंसान दिख रहा है जिसको कपड़े की भी ज़रूरत है, तो आप उसको एक कपड़ा डोनेट कर दीजिए, एंड दैट द बेस्ट सेटिस्फैक्शन दैट यू कैन हैव, एंड आई हैव फॉलोड दिस थिंग इन माय लाइफ मैम। ये बहुत अच्छी चीज़ है, और ये क्वालिटीज़, बीइंग काइंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत अच्छी बात आपने बोली। अच्छा, एक क्वेश्चन जो ये मतलब थोड़ा डिफरेंट है, बट मेरे मन में हमेशा रहता है, क्योंकि आपने भी सुना होगा, बच्चे मुझे हमेशा बोलते रहते हैं लड़कियों का फेवर करती रहती है मैम, हमेशा रहता है ऐसा स्टूडेंट्स का, क्योंकि मैं चाहती होती हूँ कि हमारी जो गर्ल चाइल्ड है वो भी मतलब अच्छे से, गर्ल स्टूडेंट्स हैं बेसिकली, वो अच्छे पढ़ें, सिलेक्शन लें, अपनी लाइफ में सेटल्ड हों। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि how much important is for a girl, how important it is to be settled or to have her own source of money? जी, how important is that for her? It is very important मैम। अगर मैं पहले एज अ मेल पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो हम लोग के पास बहुत लिबर्टी, बहुत फ्रीडम होती है कि हमारे पास एक्सेस है, पेरेंट्स हमें इजीली सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली, बोलते हैं ठीक है अगर तुझे रात के 10 भी बज रहा है, अगर तू लाइब्रेरी कहीं जाके पढ़ रहा है तो तू पढ़ ले। बट वहीं अगर यही सेम इंसिडेंट किसी फीमेल के साथ हो तो वो थोड़ा झिझकने लगते हैं कि
घर पे भी पढ़ सकते हो, तो वो डिफरेंस आ जाता है। बट मैम आज की डेट में लाइक ये रियलाइज़ करता हूँ कि लाइक जेंडर इज़ नॉट एनी बार मैम, वी ऑल हैव दैट सेम मेंटल कैपेसिटी। अगर हमने नर्सरी, बचपन में नर्सरी सबने किया है, हमने अल्फ़ाबेट्स A to Z पढ़े हैं, तो लाइक हमको अभी तक भी याद है, उसमें मेल्स फीमेल कुछ भी नहीं है मैम। और अगर हम अभी बैंकिंग पढ़ रहे हैं तो लाइक वही कंसेप्ट हम भी पढ़ते हैं, फीमेल्स भी पढ़ते हैं, तो लाइक एंड फीमेल्स में मैंने एक चीज़ नोटिस की है लाइक ऑन अ पर्सनल नोट कि वो लाइक अपने जो पाथ है उसमें वो लाइक वो बहुत कम डिस्ट्रैक्ट होते हैं। लाइक अगर हम एज अ मेल्स, अगर मैं अपनी बात करूँ तो हम लोग के बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल होता है। इस दोस्त ने फ़ोन किया, भाई तो आजा, मूवी चल रहे हैं, भाई तो आजा, पिज़्ज़ा खाने चल रहे हैं, तो हम थोड़े अट्रैक्ट हो जाते हैं उस चीज़ को कि हाँ यार मेरा दोस्त बुला रहा है। बट हमें ये रियलाइज़ करना चाहिए कि लाइक अभी थोड़ा रुक जाओ, फिर तो लाइक सभी दोस्त बनते हैं आपके। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड फॉर फीमेल्स ऑल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आज की डेट में जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं they are huge and to have settled in life is a must have thing. And seriously मैम, जब से मेरा तो एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ है तो लाइक मैंने पर्सनल लेवल पे जो नोट किए चीज़ें, लाइक मैंने जैसे बताया एमटेक के बाद भी मैंने एक जॉब की थी। इट वाज अ कॉर्पोरेट जॉब, इट वाज अ प्राइवेट जॉब, it was a good salary package job, it was a 5-digit salary. I used to have like much more than this RRBPO salary, but still मेरे पेरेंट्स जब भी किसी रिलेटिव से शेयर करते थे लाइक ठीक है हमारा बेटा कर रहा है जॉब, तो एक अंदर से वो जो एक स्माइल आती है वो कहीं ना कहीं मैं फील करता था वो मिसिंग है। बट अभी वो जब भी रिलेटिव्स को बताते हैं कि हमारा बेटा तो ऐसे ऑफिसर बन गया है, तो वो अंदर से वो ग्लो आता है। लाइक मेरे फादर जनवरी 1 को जो ग्लो कर रहे थे वो तो क्या जवानी में ग्लो किए होंगे। अरे वाह, दैट वाज द बेस्ट थिंग मैम। ये अचीवमेंट है। यस मैम। तो रितेश, मैं देख रही थी आपके पास ये एक छोटा सा फ़ोन है, तो स्मार्टफोन क्यों नहीं? मतलब सब लोग बोलते हैं कि क्या तू आज के हाईटेक ज़माने में ऐसा। हाँ, यही मैं भी जानना चाहती हूँ, मतलब मैं बहुत क्यूरियस हूँ एक्चुअली जानने के लिए। मैं स्टूडेंट्स को दिखाऊंगी। सी द फोन ही इज़ यूजिंग एंड इट इज़ नॉट ओनली यू रितेश, देयर इज अ स्टूडेंट ऑफ माइन जिनके बारे में मैं आपसे जिक्र करती हूँ, श्री राम, जिनसे मैं अभी आपके बारे में बता रही थी, आपको भी बता रही थी, मतलब उनके पास भी सेम फ़ोन है। सीरियसली? या तो ये मुझे अभी याद आया, तो ये मतलब क्यों, मतलब क्या है इसके पीछे का राज? ओके, तो मैम मैंने बस यही रियलाइज़ किया था कि अगर मेरे पास लैपटॉप है, उसमें अगर मैं क्लासेस कर पा रहा हूँ, वो एक फॉर्मल तरीका है पढ़ने का। बाकायदा आप टेबल पे अपना लैपटॉप रखिए, आप नोटबुक लीजिए, पेन पेपर लीजिए, बिकॉज आप फ़ोन पे हैं, ठीक है। आप एक तो फर्स्ट थिंग आपको फिजिकली आइज़ में स्ट्रेन होता है, छोटा छोटा लाइक कितना ही जूम कर लोगे, और बहुत ज़्यादा मेहनत है, आप उसमें जूम करिए, स्क्रॉल करिए। लैपटॉप बहुत हैंडी हो जाता है इसलिए। एंड लोग सोचेंगे कि लाइक ठीक है हम लोगों को आदत है, हम कैसे स्विच करें। तो लाइक मैंने कैसे स्विच किया था, मैंने ऐसे स्विच किया था कि लाइक मेरे पास जो मेरा स्मार्टफोन था उस टाइम पे 23 में, उसका मेरे पास एक केस था फ़ोन का। तो मैं जब भी मैं प्रिपरेशन करता था उस फ़ोन को उस केस में रख देता था, उसको बंद कर देता था, एंड उस पर ऐसा कुछ लिख देता था लाइक जो चीज़ मुझे अवॉइड करनी है, कि लाइक अगर मैं फास्ट फूड अवॉइड कर रहा हूँ तो उसके आगे लिख देता बर्गर डू नॉट ईट, तो यानी इसको आप खोलोगे नहीं, ऐसा वाला। तो विद टाइम मैं नोटिस किया कि लाइक मैं 12-12 घंटे भी फ़ोन नहीं देख रहा हूँ, रात को बस एक बार देख लिया, किसी मैसेज आया, कॉल्स आए, दैट्स इट। एंड विद इन अ फ्यू मंथ्स मैंने रियलाइज़ किया मुझे वो ज़रूरत ही नहीं है। एंड मुझे था कि बस मैं कहीं जा रहा हूँ, मुझे उसे कॉल करना है पेरेंट्स को, दैट्स द बेस्ट थिंग। फ़ोन है आपके पास नोटिफिकेशंस नहीं आएंगे, आप डिस्ट्रैक्शन फ्री वर्ड से आप अपने पाथ पे फोकस रहेंगे। तो ये करना ही बहुत बड़ी बात है रितेश आज के टाइम में। मतलब हम ना वो ज़माने से ऐसे कदम से कदम मिला के चलना चाहते तो हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि हम उसमें क्या क्या खो रहे हैं। ये जब जिस दिन आपने स्विच किया होगा ना, उसी दिन आपकी सक्सेस लिखी गई होगी, मैं आपको बताती हूँ। ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये ईजिली नहीं कर पाते हैं लोग, नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाएंगे। ये अगर आपने कर लिया ना, समझ लो कि आप सक्सेसफुल हो गए हैं ऑलरेडी। उसी दिन जिस दिन आपने स्विच किया होगा, आपका नाम वहाँ था, वो बस थोड़ा स्क्रीन पे दिखने में आपको टाइम लगा, बट इट वॉज देयर। तो ये आप लोगों के लिए भी है। तो जितना ज़्यादा हो सके डिस्ट्रैक्शन से बचने की कोशिश करें, और हमेशा याद रखें सक्सेस ना कुछ सेक्रीफाइस आपसे मांगती है। आप ये मत समझो कि आपकी लाइफ जितनी कंफर्टेबल अभी चल रही है आगे भी ऐसी चलती रहेगी और फिर अचानक से आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। नो, ऐसा नहीं होता है। आपको इस जर्नी में बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बहुत कुछ ऐसा भी जो आप बहुत दिल से चाहते हैं कि नहीं आप इसके साथ तो कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकते, वो भी आपको गिव अप करना पड़ता है, राइट। और ये आप तभी कर पाएंगे जब आपका यहाँ तक पहुँचने का सपना उतना मजबूत, उतना स्ट्रांग होगा, आप डिटरमिन होंगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ। तो ये बहुत बड़ा
मैं कहूँगी अचीवमेंट ही है यार, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है ये। थैंक यू मैम। बहुत बहुत अच्छा लगा रितेश आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ जानने को मिला। एंड यही चीज़ मैं अपने स्टूडेंट्स के बिहाफ पे भी बोल सकती हूँ कि आपकी जर्नी से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, अप्स एंड डाउन्स को किस तरीके से हैंडल करना है, कैसे एनालिसिस, कंसिस्टेंसी, रिविजन जो मैम बार बार बोलती रहती हैं कितना इम्पॉर्टेंट है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें आई होप कि आप लोगों ने सिर्फ सुनी नहीं होंगी, आप ये सारी क्वालिटीज़ आज से ही अपने अंदर इनकलकेट करके आज से ही इस चीज़ को प्रैक्टिस में लेकर आएंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जैसे आज रितेश मेरे साथ यहाँ बैठे हैं वैसे ही आप सब भी यहाँ पर मेरे साथ बैठे हैं, और मैं आपकी जर्नी भी उतनी ही क्या बोलना चाहिए कि एक्साइटमेंट के साथ सुनना चाहती हूँ कि क्या कुछ रहा, और मैं वेट कर रही हूँ बेसिकली आप सभी स्टूडेंट्स का। तो जल्दी जल्दी सिलेक्शन लेके आइएगा, और ऐसे ही आप अपनी जर्नी से और बहुत सारे आने वाले फ्यूचर बैंकर्स को मोटिवेट करना है आपको। रितेश, थैंक यू सो मच मैम, लाइक प्लेजर मीटिंग यू, एंड बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे आपकी सारी जर्नी जान के, आपके थॉट्स जान के। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए भी, और आई होप आपके लिए भी बिल्कुल रहा होगा। जी मैम, अगर मेरे वर्ड से किसी को ऐसा अपने पर्सनल लेवल पे कुछ भी लेसन या कुछ भी मोटिवेशन, कुछ भी इंस्पिरेशन मिलता है, प्लीज़ दीजिए। बिकॉज मैं भी एक टाइम पे आपके जैसे ही बस ऐसे देख रहा था वीडियोज़, एंड राइट नाउ आई एम सिटिंग विद मैम, एंड मैम को फर्स्ट टाइम देखा था, ऐसी आंखें बड़ी हो गई थी मैम को देख के। आई वाज द हैप्पीएस्ट पर्सन। थैंक यू सो मच मैम, you are this foundation for me, and you will always be so sweet, always indebted to you. So sweet of you. चलिए, बहुत अच्छा रहा रितेश, थैंक यू सो मच। Thank you so much ma'am. We are pleased to have you here. So am I.